हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। इस वीडियो में हम 9/11 अटैक और ग्लोबल वॉर ऑन टेरर की बात करेंगे। 9/11 बहुत ही बड़ी घटना है दोस्तों। अगर आप इस एंगल से देखो कि इतने सारे लोग मरे तो एक चीज है ही, लेकिन इसने दुनिया की राह, यूएसए की पॉलिसीज, जिस तरीके से दुनिया एक चल रही थी वही पूरी बदल दी। टेरर जो एक बोला जाता था कि इंडिया का लॉ एंड ऑर्डर इशू है, या जो गरीब कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हैं, उसको वेस्टर्न वर्ल्ड ने समझा कि ये ग्लोबल इश्यूज है भाई, है ना। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ये डेवलपिंग कंट्रीज को अफेक्ट कर रहे हैं। तो यूएसए ने इसको इंपॉर्टेंस देना शुरू करी कि टेरर का कुछ मतलब होता है, टेररिज्म नाम की एक चीज होती है। जो इंडिया कह रहा है वो मजाक नहीं करता, यूएन में आके अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स नहीं बताता। उसके बाद दोस्तों यूएस के पूरे आप देखोगे कि वे ऑफ थिंकिंग दुनिया पे जो हेजेमनी थी वो ज्यादा ही बढ़ जाएगी, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मिलिट्री पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं इसे। तो 9/11 एंड द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर हुआ क्या दोस्तों। On September 11, 2001, 19 hijackers hailing from a number of Arab countries took control of four American commercial aircraft shortly after takeoff and flew them into important buildings in the US। तो बहुत ही बड़ी घटना, इमेजिन करना ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यूएस के एयरपोर्ट जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, वहाँ पे खूब सारे ये टेररिस्ट गए अलग अलग कंट्रीज में, और जहाज में बैठ गए, और जहाज उड़े। पायलट ही चला रहे थे, ठीक है, एज पैसेंजर ही गए थे ये लोग। उसके बाद ये इन्होंने क्या करा कि कॉकपिट में घुस गए, पायलट्स को बाहर निकाल दिया और खुद ही जहाज चलाने लगे। और चार जहाज थे दोस्तों, चार जहाज थे टोटल। और उन जहाजों को क्या करा, इन्होंने क्रैश कर दिया। क्रैश कहाँ पे करा वो अभी हम देखते हैं। तो फोर कमर्शियल कमर्शियल प्लांट कमर्शियल प्लेन्स, ठीक है, मतलब कमर्शियल प्लेन्स ले जाना कितनी बड़ी बात है। तो आप समझ ही सकते हो इसके बाद से एयरपोर्ट्स पे चेकिंग सिक्योरिटी एक अलग लेवल की हो गई, एक अलग लेवल की, ठीक है। इसके बाद से, इससे पहले हाँ होती थी लेकिन थोड़ी सी लाइट होती थी। एक जो ये एयरलाइन के चेक इन टिकट देते हैं, उसने अपनी स्टोरी भी बताई थी कि एक आदमी दिखा था उसे जिसने कपड़े बड़े अच्छे पहन रखे थे लेकिन जूते उसके थोड़े से गंदे थे। तो उसको डाउट भी हुआ, एंड इवेंचुअली उस आदमी को बहुत दुख हुआ क्योंकि वो एक वन ऑफ द टेररिस्ट था, ठीक है। तो उसको वहां पे उसको शायद रोक लेना चाहिए था कि उसके जूते जो थे वो एक गंदे से जूते थे, कपड़े बड़े अच्छे थे। तो ये सब टेररिस्ट आए थे और बहुत अच्छी सेटिंग, बहुत अच्छी प्लानिंग करी, है ना। और जो किया वो दुनिया दंग रह गई, इमेजिन ही नहीं कर सकती थी। ये कोई छोटा मोटा देश नहीं है जहाँ पे अटैक हुए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। और ऐसा अटैक तो दोस्तों किसी और कंट्री में भी कभी नहीं हुआ, ठीक है। ये आप न्यूज देख सकते हो, यूएस अटैक, हाईजैक्ड जेट्स डिस्ट्रॉयड ट्विन टावर्स एंड हिट पेंटागन इन डे ऑफ टेरर। तो वन एयरलाइन ईच क्रैश्ड इनटू द नॉर्थ एंड साउथ टावर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क। तो दो एयरलाइंस तो दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट यूएस की, उस पर टकरा गए। काफी सारे ऑफिसेज होते थे दोस्तों यहाँ। मैं मॉर्गन स्टैनले में वर्क करता था, मॉर्गन स्टैनले का भी ऑफिस था, वहाँ की भी काफी कर्मचारी की डेथ हुई। तो अटैक हुआ, वीडियोस देख के बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाओगे दोस्तों। अटैक हुआ और बिल्डिंग्स गिरी, लोग भागे, जितने भाग सकते थे भागे, बाकी सबकी डेथ हो गई। Third aircraft crashed into the Pentagon building in Arlington, Virginia, where the US Defense Department is headquartered। तो यूएस डिफेंस के हेडक्वार्टर पेंटागन, वहां पे अटैक कर देना एक, मतलब कितनी बड़ी बात है ना। वहां अटैक कर दिया। फोर्थ एयरक्राफ्ट, प्रेसुमेबली बाउंड फॉर द कैपिटल बिल्डिंग ऑफ द यूएस कांग्रेस, केम डाउन इन ए फील्ड इन पेंसिल्वेनिया। तो ये भी एक स्टोरीज है दोस्तों, फोर्थ एयरक्राफ्ट की। आप सेपरेटली स्टडी करना, अच्छी स्टोरीज हैं, सुनने में दिखता है कि लोगों ने कुछ एफर्ट्स डाले और इस जहाज को गिरने नहीं दिया, मतलब अटैक नहीं होने दिया यूएस कैपिटल पे, वो रास्ते में ही गिरा दिया। तो ये फोर्थ एयरक्राफ्ट था। इन स्टोरीज पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन ये हमें समझना होगा ओवरऑल लेवल से, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स की लेवल से, कि ये चार एयरक्राफ्ट से अटैक हुआ और इसने दुनिया का शेप बदल दिया। द अटैक्स हैव केम टू बी नोन एज 9/11, क्योंकि 9 दोस्तों सितंबर, 11 जो है वो डेट। यूएस में जो है पहले मंथ आगे लिखे जाते हैं, डेट बाद में लिखी जाती है। इंडिया में तो 11/9 होता है, ठीक है। इन अमेरिका द कन्वेंशन इज टू राइट द मंथ फर्स्ट फॉलोड बाय द डेट, हैज द शॉर्ट फॉर्म 9/11 इंस्टेड ऑफ 11/9 एज वी वुड राइट इन इंडिया। तो ये चीजें हैं। और ये आप देख सकते हो, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बहुत ही टॉल बिल्डिंग्स, एंड अब फिर से बिल्डिंग बन गई है, लेकिन अटैक तो हो गया। हाँ ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट वॉज टू एग्जैक्ट पनिशमेंट फॉर एविल, मतलब बहुत ही बड़ी इवेंट, दंग रह गए पूरी दुनिया। ये दिस इज ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स,
रिपोर्टेड 9/11 इन इट्स एडिशन द फॉलोइंग मॉर्निंग। तो अगली मॉर्निंग ये निकला था। तो ये काफी सारी चीजें आप इसके बारे में जानते ही होंगे, जानते नहीं हो तो पढ़ लेना। द अटैक्स किल्ड नियरली 3000 पर्सन। सो मोस्टली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो लोग थे वो मरे थे, और जहाज में जो लोग बैठे थे उन सबकी ऑफ कोर्स डेथ हो गई थी। In terms of their shocking effect on Americans, they have been compared to the British burning of Washington DC in 1814 and Japanese attack on Pearl Harbor in 1941। तो ब्रिटिश ने बर्न कर दिया था वॉशिंगटन डीसी को 1814 में, और जापानीज अटैक हुआ था पर्ल हार्बर पर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम 1941 में। याद रखिए यूएस बड़ा एडवांटेजियस रहा है कि वहाँ पे ना ज्यादा अटैक्स होते नहीं, वहाँ के लोगों को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है वॉर और मिलिट्री की। हम देखते हुए आए हैं दोस्तों पहले 3 चैप्टर से, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ जब ऐसे इवेंट हुए तो बहुत बड़ी घटनाएं मानी जाती है। पर्ल हार्बर, यहाँ रूजवेल्ट थोड़े से हिला गए थे, ऐसे ही ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला, बहुत बड़ी बात है। However, in terms of loss of life, 9/11 was most severe attack on US soil since the founding of the country in 1776। तो इतना बड़ा अटैक है दोस्तों कि 250 साल की हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। हाँ, यूएस सिविल वॉर जो हुई थी उसमें काफी लोग मरे थे, लेकिन वो इंटरनल वॉर कही जाती है, एक्सटर्नली किसी ने नहीं करा। The US response to 9/11 was swift and ferocious। So, US response to 9/11 was swift and ferocious। और मतलब बड़ी जल्दी डिसीजन लिया यूएस ने, ये नहीं कि हम सोच रहे हैं करेंगे वो करेंगे। क्लिंटन had been succeeded in the US presidency by जॉर्ज डब्ल्यू बुश ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी, और वो उन्हीं के बेटे थे जिनको क्लिंटन ने हराया था, मतलब जॉर्ज H.W. बुश, ठीक है। तो उनके बेटे थे। तो यहीं पे एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, डू दे ऑल्सो हैव पॉलिटिकल डायनेस्टीज इन द यूएस और वॉज दिस द ओनली एक्सेप्शन। आप इसका आंसर दीजिए कि क्या पॉलिटिकल डायनेस्टी जैसे भारत में होती हैं कि बाप बना बेटा, चाचा ताया, सब पूरा पूरा खानदानी लग जाता है, हर पार्टी का है भारत में, ऐसा क्या यूएस में भी होता है? तो इसका आंसर आप दीजिए। तो अब जॉर्ज डब्ल्यू बुश बन गए, और जॉर्ज डब्ल्यू बुश बहुत ही हार्डर व्यू के थे। Unlike Clinton, Bush has had a much harder view of US interest and of the means by which to advance them। एंड उनकी पॉलिसीज बिल्कुल क्लियर थी कि यूएस सबसे आगे, बाकी सबको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। किसी का भी गला काटना होगा काट देंगे। अगर हमें एक आतंकवादी को मारना है, इसके लिए अगर हमें 9 सिविलियंस को भी मारना पड़ता है तो वो भी करेंगे। तो ये स्ट्रेटजी आपको दिखेगी जॉर्ज डब्ल्यू बुश की, और इनको खूब क्रिटिसाइज किया गया पूरी दुनिया में, और वन ऑफ द वर्स्ट लीडर्स भी अभी कहा जाता है कि जिस तरीके से इन्होंने रूल करा है। एज अ पार्ट ऑफ इट्स ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, द यूएस लॉन्च्ड ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। ठीक है, इनको आप नोट्स में लिख लेना, आंसर्स आपके अच्छे हो जाएंगे। ग्लोबल वॉर ऑन टेरर वर्ड यूज करना, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, अगेंस्ट ऑल दोज सस्पेक्टेड टू बी बिहाइंड दिस अटैक एंड मेनली अल-कायदा एंड द तालिबान रेजिम इन अफगानिस्तान। तो अल-कायदा एंड तालिबान रेजिम खूब इन्होंने पिटाई करी अच्छे से। देखते हैं क्या हुआ। तालिबान आज वापस आ गई है, तो आपको एक थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो कितनी सरप्राइज वाली बात है। द तालिबान regime was easily overthrown, but remnants of the Taliban and the Al-Qaeda have remained potent, as is clear from the number of terrorist attacks launched by them against Western targets since। तो तालिबान को अफगानिस्तान में फटाफट रिमूव करा। तालिबान ही रूल करता था अफगानिस्तान को, राइट। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसे घोषित कर दिया गया यूएस ने, और बोला कि आप सब टेररिस्ट हो, आपको सरकार करने का कोई अधिकार नहीं है, रूल करने का कोई अधिकार नहीं है, और तालिबान को फटाफट हटा दिया। ये 2001-2002 के टाइम की बात है। और आज देखो लास्ट ईयर तालिबान फिर से आ गई, और अफगानिस्तान में तालिबान फिर से रूल कर रही है। तो आप खुद ही देख सकते हो कि यूएस के अटैक कितनी कितनी फेलियर पॉलिसी है, ठीक है। क्या मतलब, क्या मजाक करा था या क्या करा था, या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए अटैक करा, अपनी मिसाइल यूज करी, है ना, जो यूएस की वो है हेजेमनी दिखाना, सिर्फ हेजेमनी दिखाने की कोशिश करी। और लेकिन वो एक भी चीज याद रखिए कि अलकायदा और तालिबान को पूरी तरीके से कभी भी नहीं रिमूव कर पाए थे, बल्कि अटैक्स वेस्टर्न वर्ल्ड पे, पूरी दुनिया में टेररिस्ट अटैक्स बढ़ गए थे, ठीक है। इंग्लैंड में काफी सारे अटैक्स हुए, जगह जगह अटैक्स हुए। यूएस फोर्सेस मेड अरेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑफन विदाउट द नॉलेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पर्सन्स बीइंग अरेस्टेड। इसका मतलब ये है कि जैसे इनको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि ये सस्पेक्टेड टेररिस्ट किसी कंट्री में है, ये उस कंट्री में जाते थे, रातों रात उसको उठा के ले जाते थे, वहां की सरकार को कुछ पता ही नहीं चलता था। इसीलिए यही फनी चीज कही जाती है कि जब बैराक ओबामा के टाइम पे
ओसामा बिन लादेन को जब पाकिस्तान से पकड़ा गया तो इसकी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को भी नहीं हुई। जब वो पकड़ के ले गए, गोली भी मार दी, कुछ लोगों को पकड़ के ले गए, गोली मार दी, उनकी लाश, वो डेड बॉडी भी ले गए, ओसामा बिन लादेन की, पाकिस्तान को खबर भी नहीं हुई। ठीक है, तो ये इनकी स्ट्रेटेजी दिखेगी कि जगह जगह इन्होंने कंट्रीज से लोगों को उठाया, ट्रांसपोर्टेड दीज पर्सन्स अक्रॉस कंट्रीज एंड डिटेन देम इन सीक्रेट प्रिजन्स। तो बड़ा बुरा ट्रीटमेंट, बहुत ही ज्यादा बुरा ट्रीटमेंट करा। आजकल आप सुन रहे होंगे जूलियन असैंज की काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, उनको कोर्ट में पेशी हो रही है, वो जेल में अरेस्ट है। उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें लीक करी हैं और बहुत ही सैड स्टोरीज निकल के आती हैं जिस तरीके से यूएस ने इन प्रिजनर्स को ट्रीट करा है। Some of them was brought to Guantanamo Bay, a US naval base in Cuba, where the prisoners did not enjoy the protection of the international law or law of their own country or that of the US। तो दोस्तों, ये ग्वांतानामो बे में जो जेल है, इसकी बहुत ही खतरनाक स्टोरीज, मतलब आपका इंसान तो क्या, मतलब ऊपर वाले पूरी दुनिया सबसे विश्वास उठ जाएगा, ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं। यूएस बहुत ही शरारती है, उसने क्या कर रखा है ना दोस्तों, कि ग्वांतानामो बे ये दूसरे कंट्री में, क्यूबा, तो यहाँ पे वो कहते हैं यूएस लॉ तो चलता नहीं है क्योंकि हमारा नहीं है। देखो, अगर इनको यूएस प्रिजन में रखेंगे तो उनको ना बैड ट्रीट नहीं कर सकते, मतलब उनको ना ये नहीं कर सकते कि वो क्या बोलते हैं, एक छोटे से सेल में रख दिया, उनको खूब मारा, थर्ड डिग्री करी, है ना, गलत गलत काम जो भी आप इमेजिन कर सकते हो जेल में, वो यूएस में नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन राइट लॉ है। एंड वहाँ पे लोग हैं जो कोर्ट में केस चला देते हैं, अपनी सरकारों के खिलाफ भी केस चला देते हैं। मतलब बेसिकली वहाँ लॉ है कि आप ना बैड ट्रीट नहीं कर सकते प्रिजनर्स को, और वहाँ की प्रिजन भी ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्यूबा में बना रखी है जेल। यहाँ पे तो वो बोलते हैं ना यूएस लॉ चलता, ना यूएन लॉ चलता, तो जो करना होता है वो करते हैं। तो इन्होंने बहुत बुरा ट्रीटमेंट करा एंड काफी मुस्लिम्स को पकड़ के ले गए। इवन इवन दोस्तों, जो सिविलियंस थे, और इससे इस्लामोफोबिया नाम की एक चीज डेवलप हुई थी, क्योंकि इस्लामोफोबिया हो गया था, लोग इस्लाम से डरने लगे थे जब ये अरेस्ट हुआ। तो काफी मुस्लिम्स का अरेस्ट हुआ और काफी सैड स्टोरीज हैं, काफी सिविलियंस को इन्होंने बहुत बुरा टॉर्चर करा है। एंड न्यूयॉर्क करके एक मूवी आई थी, शायद आपने देखा होगा, उसमें भी काफी कुछ दिखाया है, राइट। इवन द यूएन रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉट अलाउड टू मीट दीज प्रिजनर्स। तो ये देखो, ये अलग लेवल की बदमाशी की यूएन रिप्रेजेंटेटिव जो देखने जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, चलो आपने किसी को पकड़ा है तो किसको पकड़ा है, वो देखने जो जाते हैं उन्हें भी घुसने नहीं देते थे यहाँ पे। तो ये सब यहाँ पे चल रहा था। तो ये चीजें हैं यूएस की पॉलिसीज एंड ये थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, थोड़ा फनी चीजें मैं बता रखा है। सपोज यू आर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन द यूएस। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट यूएस में जो होता है, वो आप कह सकते हो कि जो हमारा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होता है उसके थ्रू होता है। हमारे तो देखो, जो मिनिस्टर होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, लेकिन यूएस में कोई भी इलेक्टेड नहीं होता, राइट। मतलब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं, ये सब इलेक्टेड नहीं होते, इसे इन्हें प्रेसिडेंट ही बोलते हैं कि ये मेरे साथ रहेंगे, ठीक है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऐसे होता है वहां पे, मतलब सिलेक्ट नहीं, अपॉइंट होता है, मतलब इलेक्ट नहीं, अपॉइंट होता है। हाउ वुड यू रिएक्ट इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टू दीज कार्टून्स। तो इन कार्टून्स को देख लेते हैं, द यूएस, द न्यू यूएस फॉरेन पॉलिसी। ये देखो, ये एक बंदा है सिंगर, और इसने घुसा मारा, ओ ओ व्हाई अटैक मी। तो ये कुछ नहीं कर रहा था, तब भी इसको घुसा मार के नीचे गिरा दिया। और जब ये बंदे ने बोला तुमने मुझे क्यों मारा, तो ये जो बंदा है खड़ा हुआ है, ये बोलता है कि तुम मेरे पे, यू पोज्ड अ पोटेंशियल थ्रेट, मतलब आपको देख के लग रहा था कि आप थ्रेट बन सकते हो मेरे लिए, इसलिए मैंने आपको पहले ही गिरा दिया। तो ये यूएस की पॉलिसी है। ये जो बंदा है, ये यूएस दिखा है, ये कैसे ही बंदा गिरा दिया। और यहाँ देखो एक और चीज, हियर इज अ हैंडी यूएस फॉरेन पॉलिसी फ्लो चार्ट। और सच में यूएस ऐसे ही फॉलो करता है। अगर आप डेमोक्रेसी हो, आप फ्रेंडली नहीं हो यूएस के लिए, और आप पुअर हो और आपके पास ऑयल नहीं है, तो आपको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। हम आपको कुछ नहीं सोचेंगे। अगर आपके पास बहुत सारा ऑयल और मिनरल वेल्थ है और न्यूक्स भी हैं, तो हम आपको किस करेंगे, और हेरस इकोनॉमिकली अंटिल फ्रेंडली, ठीक है। किस देम, और मतलब या तो बहुत प्यार से रखो उसे, या हेरस इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली मतलब उस पे कुछ बैन लगा दो, ये कर दो, जैसे इंडिया पे भी बैन लगा दिया 1997 में, जब इंडिया के पास न्यूक्स आए थे, है ना। तो हेरस करा था। और अब क्या कर रहा है, इंडिया को किस कर रहा है यूएस, है ना। आपने भी देखा होगा क्वाड वॉड ये सब वगैरह में। और अगर हैज नॉन न्यूक्लियर वेपन्स, फाइंड प्रिटेक्स्ट टू इन्वेड इंस्टॉल प्रो यूएस पपेट गवर्नमेंट, और प्रोवोक अपराइजिंग सक्सेस। अपराइजिंग हो गई, फिर से चेक करो क्या ये फ्रेंडली है या नहीं है।
तो देखो, अगर फ्रेंडली नहीं हो और न्यूक्लियर नहीं है आपके पास, तो तब भी यूएस आप पे ऐसा बहाना ढूंढेगा कि अटैक कर दूं मैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप में डेमोक्रेसी भी थी। ठीक है, तो देखो ये हुआ। इन्वेड कर दो, इन्वेड में भी बोलता है या तो यूएस प्रो गवर्नमेंट बना दो, या वहां पे सिविल वॉर करवा दो, कि इंटरनल लड़ाई है ना, पैसा वैसा बेच के, और उसके बाद बोल दो कि ये फेल्ड स्टेट है, ये घोषित कर देता है ना। और डेमोक्रेसी हो और आप फ्रेंडली टू यूएस हो, तो इंटरेक्ट इन एज प्रॉफिटेबल अ मैनर एज पॉसिबल। तो प्रॉफिटेबल वे में हम एक्ट करेंगे। आप अगर डिक्टेटर हो और आप फ्रेंडली नहीं हो यूएस के लिए, अगर फ्रेंडली हो तो सेम करेंगे, इंटरेक्ट इन एज प्रॉफिटेबल मैनर एज पॉसिबल। तो फ्रेंडली होना यूएस से बड़ा जरूरी है कंट्रीज के लिए पूरी दुनिया में। अगर नहीं हो तो देखो आपके साथ क्या होगा। अगर फ्रेंडली नहीं हो, लॉट्स ऑफ ऑयल एंड मिनरल वेल्थ है, और कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है अगर आपके पास, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। यूएस बड़ा घबराता है कहीं पता चले न्यूक्लियर वेपन मार दे, तो पहले चेक करता है। ठीक है, इराक में भी जैसे वॉर करी, पहले चेक करा कि क्या इसके पास न्यूक्लियर वेपन है। आंसर था नो। अच्छे से चेक करा, यूएन को भेजा, खुद गया, है ना। जब पता चल गया न्यूक्लियर वेपन नहीं है, तब जाके अटैक कर दिया और अपनी गवर्नमेंट बैठा दी। तो लॉट्स ऑफ ऑयल एंड मिनरल है, तो और न्यूक्लियर वेपन आपके पास नहीं है, तो अगेन अगेन यूएस क्या करेगा, ट्राई करेगा कि आपको इन्वेट कर ले, है ना। पुअर हो और ऑयल भी नहीं है और न्यूक्स भी नहीं है आपके पास, तो नो क्राइसिस, इग्नोर। ठीक है। और मासिव फेमाइन और गवर्नमेंट एट्रोसिटी भी दिखा सकता है। अगर आप पुअर हो, नो लो, लॉट्स ऑफ मीडिया अटेंशन, इन्वेट कर दो। ठीक है, तो मतलब आपको ये दिख रहा है कि यूएस की कोशिश ये रहती है कि डिसीजन लेता है ऑन द बेसिस ऑफ कि आपके पास ऑयल है या नहीं है। ऑयल नहीं है, न्यूक्लियर वेपन भी नहीं है, तो आप पे क्या करेगा, अटैक कर देगा। ठीक है, आप पुअर हो और आपके पास ऑयल नहीं है, न्यूक्लियर वेपन भी नहीं है, तो आपको इग्नोर कर देगा वो। ठीक है, मतलब गरीबों को ज्यादा देखता नहीं। अगर आपके पास ऑयल है, आप फ्रेंडली नहीं हो, है ना, आप ऑयल है, फ्रेंडली नहीं हो, तो आप पे अटैक होगा। हाँ ठीक है, तो न्यूक्लियर वेपन रखना बड़ा जरूरी है। जैसे आपने यहाँ देख लिया, न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए, तो आप पे न्यूक्लियर वेपन होना बड़ा जरूरी है, वो मैं कह रहा हूँ स्टेट्स के लिए। तो इसलिए सारी स्टेट्स न्यूक्लियर वेपन बना रही है, वरना पता चले किसी दिन यूएस अटैक कर दे। क्यों? क्योंकि आपके पास मिनरल वेल्थ और ऑयल अगर होगा तो अटैक कर देगा। तो ये पॉलिसीज हैं, आप इस चार्ट को थोड़ा सा खुद भी देखना। और इग्नोर वाले भी बड़े फनी है, जैसे म्यांमार वगैरह है, तो वहाँ पे ना ऑयल है ना कुछ है, तो म्यांमार को पूरा इग्नोर कर रखा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और अब आप बताइए कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे अगर आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब जैसे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होता है, जैसे जयशंकर है यहाँ पे। तो दैट्स ऑल, ये 9/11 था। आई होप आपको लेक्चर में क्लैरिटी मिली होगी।